हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CFCMA देबाशीष गोस्वामी और आज हम करेंगे जून 2024 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर का डिस्कशन। सारे एमसीक्यू को करेंगे आंसर और फिर हम ये देखेंगे कि कल मैंने जो प्रिडिक्शन किया था क्या वो प्रिडिक्शन से क्वेश्चन आए या नहीं आए। साथ ही साथ जुड़े रहिएगा, आखिरी में मैं जाके आपको अगले पेपर का यानी कि CFR का भी प्रिडिक्शन करके दूंगा। ठीक है, तो बने रहना है आपको यहाँ पे। चलिए, तो SFM का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का निकल के आ रहा है जहां पे बोला जा रहा है कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है कितने का, 100 लाख का सर, और हमारा जो कैश इनफ्लो है वो कितना है हमारा 29.85 लाख का। आईआरआर क्या होता है? आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जहां पे एनपीवी क्या हो जाता है, जीरो। जहां पे एनपीवी क्या हो जाता है, जीरो। यानी कि अगर मेरा 100 लाख को मैं किस रेट से, माफ करना, मैं किस रेट से इनटू करूं कि मेरा जो कैश इनफ्लो है वो 29.85 लाख बन जाए, तो उस रेट को निकालने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड। तो आंसर आएगा यहाँ पे 3.35, जो कि हमारा 15% का है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि टोटल आईआरआर हमारा कितना है, 15%। पर ऑलरेडी अपना डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है, 10%। और हमने प्रीमियम भी ले लिया है कितने का, 3%। तो बच कितना गया, एक्स्ट्रा और कितना बचा है, 2%। और ये 2% आपका हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट का आंसर है बी। सेकंड में आ जाते हैं हम लोग। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था शायद, कोई बात नहीं। चलिए, क्या बोल रहा है कि मार्केट का प्राइस क्या होगा 3 साल के बाद। क्या क्या चाहिए हम लोग को, फॉर्मूला हमारा रहता है P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। इसके लिए हमको चाहिए D1। D1 कैसे आएगा, आपके EPF को अगर मैं B यानी कि रिटेंशन रेशियो से इंटू कर दूं तो आ जाएगा D1। EPF दिया हुआ है आपका 4 रुपये पर शेयर, रिटेंशन रेशियो आपका दिया हुआ है 50% यानी कि 0.5, तो आपका D1 आ गया 2 रुपये। कैपिटलाइजेशन रेट आपको 13% का दिया हुआ है, तो 2 डिवाइडेड बाई 13% माइनस ग्रोथ आपको निकालना पड़ेगा। ग्रोथ कैसे निकलेगा, B इंटू ROE। तो B कितना दिया हुआ है आपका 50% यानी 0.5, ROE कितना दिया हुआ है 18%। इन दोनों को आप इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9%। 13 में से अगर आप 9% को माइनस कर देंगे, 2 डिवाइड बाई 4% बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 50 रुपये। पर ये 50 रुपये आज का प्राइस है, वो किसका मांग रहा है, 3 साल के बाद का। तो अपन क्या करेंगे, इसी 50 के प्राइस को 9% से बढ़ाएंगे। कितने बार बढ़ाएंगे, 3 साल के बाद का डेटा मांग रहा है तो 3 साल तक बढ़ाएंगे। चलिए, मैंने ले लिया कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं 50 प्लस 9% प्लस 9% प्लस 9% 3 बार करूंगा तो आंसर आएगा 64.75। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर सी में आ जाते हैं। टॉलरेंस रेट आपको दिया हुआ है 70 का, वेरिएंस दिया हुआ है 280 का, यानी इन्वेस्टर कितना झेल लेगा, तो 280 डिवाइडेड बाय 70 कितना झेल लूंगा मैं, 4% तक का मैं क्या करूंगा, झेल लूंगा। आगे अजीब सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी करके दिया हुआ है। जो एक्चुअली क्या होता है, एक पेपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ACCA के अंदर और CFA के अंदर, थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन उठा के इन्होंने दे दिया है। हमारे जो चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक है सिमुलेशन का, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, वहाँ से इसको थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 6000 का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और ये बोल रहा है कि मूव करेगा 7200 से 13200 के बीच, यानी कि कुल मिला के मूवमेंट कितने का है, 6000 का मूवमेंट है। 6000 का मूवमेंट यानी जो डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस को डेसिमल में ला देते हैं, तो फिर डिफरेंस को डेसिमल में अगर आप लाओगे तो 0.6 आएगा। 0.6 के अंदर का जो डेटा दिया हुआ है वो दिया है 0.2257। ये पॉइंट में परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करेंगे अपन, तो आंसर आ जाएगा 22.57%। क्लोजेस्ट आंसर है 22.55, तो ये आंसर होना चाहिए। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मुझे कहीं और दिखा नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि यही आंसर इन्होंने किया होगा कि नहीं, लेकिन जो मैंने इनके किताबों से देखा है ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे मुझे ऐसे टाइप का सोल्यूशन दिखा, तो मेरे ख्याल से 22.55 ही होना चाहिए। NAV मांग रहा है ये 31 मार्च का, यानी क्लोजिंग NAV आपसे मांगा गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फेस वैल्यू 10 रुपये था और एनुअलाइज्ड यील्ड है 150% का, यानी मेरे को 150% का रिटर्न मिला है। तो टोटल अभी मेरा प्राइस कितना बन गया होगा, 15 रुपये बन गया होगा। गॉट इट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, लेजर जैसे ही आ गया आप समझ जाइएगा किसका क्वेश्चन है, ये ब्लॉकचेन का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीटा आपको यहाँ पे निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंडेक्स का फ्यूचर ले लूँगा मैं, इसमें इंटू कर दूंगा जितना भी यूनिट्स हैं,
इनटू कर दूंगा जितना भी हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जो कि है 180, और डिवाइड कर दूंगा मैं इसको हमारे पोर्टफोलियो से जो कि है हमारा 1800 लाख। इन सबको डिवाइड करने पे देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 8000 इंटू 200 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 1800 आंसर आ रहा है बच्चों 1.6। तो बीटा हो जाएगा मेरा 1.6। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आगे आते हैं। आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज निकालने का, यानी आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहले पी निकालना पड़ेगा, पी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप आएगा, लेकिन ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन मांगा है यानी डिक्रीज का मांगा है। तो 1 माइनस पी करके आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज निकालते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। आर एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 7%, तो ये हो जाएगा 1.07। डी यानी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखिए अभी 1515 पे चल रहा है और 1212 तक जा सकता है, यानी कितना डाउन हो सकता है, तो मैं बोलूँगा 1212 तक जाएगा। अभी कितना है 1515 डिवाइडेड बाय बेस प्राइस क्या था हमारा 1515, तो आंसर आएगा -0.2, यानी कि ये 20% से नीचे जा सकता है, यानी कि ये 0.8 तक जाएगा। अब की अगर मैं बात करूँ तो जितने से डाउन जाता है जनरली उतने से अप जाता है, यानी 1.2 से अप जाएगा। -0.8 इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1.07 डिवाइडेड माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आंसर आ रहा है 0.675। 675 आ रहा है ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी। तो नीचे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस पी, यानी 0.325। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ सर ऑप्शन में है 0.325। बढ़ सकते हैं क्या आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्योरी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भैया जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी से आपके प्राइसेस डिटरमाइन हो जाते हैं, यानी आपका वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। टाइम वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन कैसे चेंज होता है, तो टी से टाइम, टी से थीटा, ऐसे मैंने आपको याद कराया था। वी से वोगा, वी से वेगा, वी से वॉलेटिलिटी, है ना, ऐसे करके अपन ने याद किया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा धुंधला सा क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट कस्टमर है हमारा, यहाँ पे इंटरबैंक का रेट दिया हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहा है परचेज करने को इतना डॉलर, और मार्जिन 0.2% का है। थोड़ा सा हल्का सा धुंधला है ये क्वेश्चन। तो एक्सपोर्टर है यानी इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि ये डॉलर खरीदे, एक्सपोर्ट कस्टमर है ना, तो इसको डॉलर चाहिए। तो डॉलर मिलेगा इसको महंगे रेट पे, तो कितने रेट में मिलेगा इसको 82.45 के रेट पे इसको मिलेगा। अब इसके अंदर मार्जिन भी आ जाएगा, तो मार्जिन आ जाएगा 0.2% का, तो आंसर होना चाहिए 82.61 शायद। ठीक है, क्लोजेस्ट आंसर कुछ दिख नहीं रहा है, हल्का से धुंधला भी है, मुझे लगता है कुछ मिसिंग भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं अपन। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लाइन के ऊपर बात की गई है, तो पहला पॉइंट तो एकदम सही है, दूसरा लाइन भी एकदम सही है, थर्ड लाइन गलत है, यहाँ पे स्लोप बीटा नहीं होता यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज एसोसिएटेड विद डेट मार्केट, तो हम जो लोन लिए रहते हैं किसी से, ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली कि देखो सिक्योरिटाइजेशन में होता क्या है, मान लीजिए जैसे मेरी कोचिंग चल रही है और मैंने बहुत सारे लोगों का एडमिशन लिया है, ठीक है, और फीस उनका भी बकाया है, तो मैं इसको किसी को और को बेच देता हूँ, फिर वो इन्वेस्टर्स को बेच देता है। इस तरीके से इसको डेट को क्या किया जाता है, थोड़ा सा लिक्विड कर दिया जाता है, मेरे पास जल्दी से जल्दी कैश आ जाए और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का भी भला हो जाए। ठीक है, तो डेट मार्केट का बहुत अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैंने, अभी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं। डिजिटल फाइनेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, एक तो मनी आएगा, एक एसेट आएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद के क्वेश्चन बोला है, आखिरी क्वेश्चन है कॉल ऑप्शन, अगेन ये भी थोड़ा धुंधला है। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मिल रहा है 150 पे, एक्सरसाइज प्राइस है 45, करंट मार्केट प्राइस है 42, कॉल लिया हमने यानी ऊपर जाने का बोली लगाया हमने। शेयर प्राइस अगर 3 महीने बाद 50 हो जाए तो कितना प्रॉफिट होगा ये आपसे मांग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयर का है, तो बोली कितने पे लगाए थे 45, माफ करना बोली लगाए थे 45 पे, हो कितना गया 50, यानी कितने का फायदा हो गया 5 रुपये का फायदा हो गया। कितने शेयर थे 100 शेयर थे, तो कितने का फायदा हुआ 500 का फायदा हुआ, 150 रुपये का। लेकिन अपन क्या किए प्रीमियम पे करके आए, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो कितने का बचेगा 350 का। तो ये हमारा ऑप्शन का नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये सारे मैंने एमसीक्यूज आपको बता दिए, एक एमसीक्यू को छोड़ के। अब किस टाइप के क्वेश्चन आए जरा सा देख लेते हैं अपन।
सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है हमारा रिप्लेसमेंट डिसीजन का। किसका क्वेश्चन है? रिप्लेसमेंट डिसीजन का। रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है आपकी कैपिटल बजटिंग का। बोल रहा है कि भैया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोडक्शन किया है, तो आप बताइए, देखिए आखिरी लाइन में आएंगे तो आपको पता चलेगा, आप बताइए कि क्या हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एनपीवी निकालना है, वो तो निकालना ही पड़ता है, और एनपीवी निकालने के बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना है कि नहीं, वो क्वेश्चन पूछा है। रिप्लेसमेंट डिसीजन का बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लीव के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इसका सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में। स्टडी मैट में अगर आप पेज नंबर 151 खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चन में इसके जैसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लीव का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लीव का एक क्वेश्चन आ गया और एक रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आ गया। लीव का सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टडी मैट में, ठीक है। मार्जिनल टैक्स उसमें भी 35% ही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन उसमें भी 40% ही है। बहुत सारी चीज़ें एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो इस बार ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, बेस्ट केस सिनेरियो वर्स्ट केस सिनेरियो का। ये आपके स्कैनर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, पर हाँ सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर जनरली इतना ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आपका। जो अपन ने ऊपर जो एक इक्विटी का वैल्यूएशन वाला एमसीक्यू किया, बिल्कुल वैसे ही लेवल का क्वेश्चन है। तो ये इक्विटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ग्रो कर रहा है 10% से, आपको बताया। ग्रोथ ऑफ डिविडेंड 7% से डिक्लाइन करेगा, ऐसा कुछ कुछ बोल रहा है। इजी क्वेश्चन ही है मेरे को लगता है, ऊपर से देख के तो इजी लग रहा है, हो सकता है बनाते समय थोड़ा सा टफ हो। आगे आते हैं, ये आपका बॉन्ड का क्वेश्चन है। बॉन्ड में ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें बोलता है। कन्वर्जन बताइए, कन्वर्जन प्राइस बताइए, प्रीमियम बताइए। तो ये बॉन्ड वैल्यूएशन का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने बॉन्ड वैल्यूएशन भी पूछ लिया, लीज भी पूछ लिया, इक्विटी वैल्यूएशन भी पूछ लिया। ये भी कैपिटल बजटिंग का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आपसे आ गया है, ठीक है। रिप्लेसमेंट डिसीजन वाला चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से है। लीज जो है वो आपका चैप्टर 3 का है। लीज जो है वो कहाँ का है? चैप्टर 3 का है, ठीक है। जिनको भी आंसर मैच करना होगा वो पेज नंबर कुछ कुछ मैं बता दूंगा, वहाँ से मैच भी कर सकते हैं। ये आपका बॉन्ड का क्वेश्चन आ गया, बॉन्ड वैल्यूएशन का। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये शार्पे और ट्रेनर पूछा है इन्होंने। पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। शार्पे और ट्रेनर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क। आगे आते हैं अपन, तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं अपन, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सेंसिटिविटी, कोवेरिएंस आपको बताना है, सिस्टमेटिक रिस्क आपको निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह का क्वेश्चन आया है थोड़ा सा, सिस्टमेटिक रिस्क, और ये सबसे आपको आंसर लाना है। अगला वाला क्या आया है आपका, आपको बताना है कि भैया सेंसिटिविटी कितनी होगी। तो सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन है ये, एनालाइज कीजिए सेंसिटिविटी ऑफ बोथ द पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे बोला है कि बताइए पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना होगा, 0.91 तक करना होगा, तो पोर्टफोलियो को कैसे रिड्यूस करेंगे। तो पहले बीटा, और बीटा के बाद रिड्यूस करना है बीटा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि भैया पोर्टफोलियो बीटा बताओ और कितने नंबर ऑफ शेयर्स को अपने को डिस्पोज करना पड़ेगा ताकि बीटा जो है वो कम हो जाए। तो रिडक्शन ऑफ बीटा के ऊपर क्वेश्चन है। ये वाला क्या है हमारा, बाइनोमियल मेथड और रिस्क न्यूट्रल मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसके ऊपर अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, और रेट के बाद हम लोग को फॉरवर्ड और फ्यूचर और करेंसी ऑप्शन में कौन सा बेटर है वो आपको बताना है। तो ये आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारे बुक में दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये भी नहीं है। इसके बाद रिकमेंडेशन दीजिए कि आपको क्या करना है, कि हमको इन्वॉइसिंग करनी चाहिए, किस पे करनी चाहिए इन्वॉइसिंग, कौन सा हमको ज़्यादा फायदा पड़ेगा, ये वाले के ऊपर क्वेश्चन है। ये भी अगेन किसका क्वेश्चन है, फॉरेक्स का। आगे बढ़ते हैं अपन, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के एडवांटेज आपको बताने हैं, जीडीआर के फीचर्स आपको बताने हैं। जीडीआर कोई भी बच्चा बता देगा यार, इतना सिंपल टॉपिक इन्होंने पूछा है इस बार। और कितने टाइप के सिक्योरिटीज होते हैं ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। गॉट इट। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर है, आपको थोड़ा सा आइडिया बस दे दिया है मैंने। अब अपन देखते हैं कि क्या ये एनालिसिस से मेरा मैच किया कि नहीं किया, क्या हुआ, ठीक है। तो ये मैंने कल एनालिसिस किया था, एक बार आप देखिए, ये कल का है, ये देखिए, ये मैंने अपने स्टेटस का स्क्रीनशॉट डाला है। तो 9:54 को कल मैंने, यानी कल यानी जो आपका एग्ज़ाम का पहला दिन था, यानी कि 12 तारीख को, ठीक है, ये 12 जून को मैंने डाला था एनालिसिस। देखिए एक बार, रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या आ गया, यस सर 7 मार्क्स का आया।
वॉलेटिलिटी, कन्वेक्सिटी, बॉन्ड के सारे कन्वर्जन वगैरह मैंने यहाँ पे एक्सेप्टर शब्द लिखा ही इसलिए था कि बॉन्ड के जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। आ गया क्या? यस 7 मार्क्स का। बाइनोमियल रिस्क न्यूट्रल आया क्या? यस 7 मार्क्स का। कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पोर्टफोलियो बीटा और बीटा को रिड्यूस करने का, ये भी क्वेश्चन आया क्या? यस 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। एनएवी कैलकुलेशन और फिर बैक कैलकुलेशन करके, तो एनएवी का क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था 2 मार्क्स का, हमने किया भी, जहाँ पे आपको वो दे दिया था 150% का आपको दिया था कि हमने क्या बोलना चाहिए, हमको प्रॉफिट मिला है और फिर आपका एनएवी निकालना था। क्रॉस रेट का कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैंने एक्सपेक्ट किया था आएगा। सीएपीएम स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आ गया, तो ये एक तो 2 मार्क्स का एमसीक्यू में आया था और एक क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। इसके बाद लीजिंग का क्वेश्चन आपका बेसिक स्टडी मैट का आएगा, ये मैंने कहा था। स्टडी मैट के क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया भी है। वेट ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। शार्पे और ट्रेनोर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर शार्पे ट्रेनोर से दे दिया। शार्पे ट्रेनोर से पिछले 2 बार से क्वेश्चन आ गया, मैं पिछले बार आ गया था करके एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर हाँ यहाँ पे मेरा थोड़ा एनालिसिस गलत हो गया। सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन आया क्या? यस एमसीक्यू आए हैं 4 मार्क्स के और एक क्वेश्चन आया आप लोग का बैक क्वेश्चन में। तो कितने नंबर का था सिक्योरिटाइजेशन वाला, एक बार देख लेता हूँ। आखिरी क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, तो ये 4 नंबर का वहाँ एमसीक्यू और 4 नंबर का यहाँ पे है। डिजिटल फाइनेंस में क्रिप्टो करेंसी में के अंदर ब्लॉकचेन वाला क्वेश्चन आया 2 नंबर का, और डिजिटल फाइनेंस में या तो बेनिफिट या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है, तो वो मनी और फाइनेंस वाला क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का एमसीक्यू। टाइप ऑफ रिस्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। सीएमएल एफएमएल के ऊपर 2 नंबर का एक एमसीक्यू बना है। ऑप्शन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का एक एमसीक्यू आपको बन के दिखा है 2 नंबर का। मैंने कहा था कि भाई अगर कल के लिए ऑल द बेस्ट, और अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए तो इतना करके जाना, एग्जाम्शन आपको करीब करीब मिल जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्शन लायक आ रहा है क्या। तो 7 7 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 9 हो गया 30, 30 प्लस 9 हो गया 39, 39 प्लस 7 हो गया 46, 46 प्लस 8 हो गया 54, 54 प्लस ये हो जाएगा 8 नंबर, तो ये हो गया आपका 62। तो 62 मार्क्स का एग्जैक्टली मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन दिए, सिर्फ 10 टॉपिक दिए मैंने, और ये 10 टॉपिक से आपका 62 मार्क्स का यहाँ पे फंस गया है बहुत ही आराम से। ठीक है, इनफैक्ट मैंने कुछ एमसीक्यूज छोड़ दिए हैं, जैसे कि अगर आप ऊपर एमसीक्यूज में आएंगे तो कुछ एमसीक्यूज आपको और मिल जाएंगे जिसमें हमारे ये एनालिसिस से ही आया है। ठीक है, जैसे आप अगर देखोगे तो पहला क्वेश्चन तो हमारा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है एनएवी वाला हमने बोल दिया, ब्लॉकचेन वाला हमने बोल दिया, ये वाला ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे एमसीक्यू से आया है 2 नंबर का। ये आपका बाइनोमियल मॉडल यूज है 2 नंबर का यहाँ पे। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी यूज है 2 नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो 2 2 2 6 नंबर और आ गए यहाँ पे। इसके अलावा एफएमएल सीएमएल वाला तो हमने बोल दिया। सिक्योरिटाइजेशन 2 नंबर और एमसीक्यू में आया है, और एक यहाँ पे है क्या, ये है हमारा, हाँ ये तो हमने ले लिया था। तो 4 नंबर का और क्वेश्चन आया है हमारे एमसीक्यू में, तो 4 नंबर मैंने लिया नहीं था, ये 4 नंबर आप और ऐड कर दीजिए यहाँ पे। तो अराउंड 66 मार्क्स का बच्चों, 66 मार्क्स का सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आ गया जो हमारा इंपॉर्टेंट था। तो अगर कोई बच्चा एनालिसिस भी करके पढ़ के जाएगा ना, सिर्फ एनालिसिस वाला पार्ट भी पढ़ के जाएगा, तो भी वो पास बहुत इजीली हो जाएगा। एक दिन पहले आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, तो एक दिन पहले जो मैं एनालिसिस करता हूँ लगभग आप देखोगे कि 1-2 टॉपिक को छोड़ के लगभग पूरा टॉपिक आपके एग्जाम में आया है, जो कि 66 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है। ये वाला आपके एमसीक्यू से था। ठीक है, फॉरेक्स आप एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने फॉरेक्स को यहाँ डाला भी नहीं है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 66 मार्क्स का बहुत ईजिली आप यहाँ पे स्कोर कर लेते। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं थोड़ा सा कि भैया सीएफआर का क्या होगा, सीएफआर में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। तो सीएफआर के लिए भी मैंने कुछ लिस्ट बनाया हुआ है। सीएफआर का मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहला जो प्रायोरिटी रहेगा बच्चों आपके लिए वो रहेगा आपका थ्योरी पढ़ के जाना है। सबसे पहले थ्योरी अराउंड 16 से 20 नंबर तक का आ सकता है। क्या क्या थ्योरी आ सकती है मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। एक तो थ्योरी में आ सकता है आपका EFG, दूसरा आ सकता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तीसरा आ सकता है कैग, चौथा कोई भी रिपोर्टिंग के ऊपर एक आएगा, रिपोर्टिंग के ऊपर यानी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आ सकता है, CSR आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ आ सकता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आ सकता है। रिपोर्टिंग में इसको एक क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। XBRL आपका आ सकता है। इंडियस 111, 113
से क्वेश्चन आपके आने का चांस है कि क्या पता थ्योरी क्वेश्चन कुछ आपसे पूछ ले फेयर वैल्यू का, या तो आपका जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट वेंचर इससे रिलेटेड कुछ आपका एमसीक्यू या बड़ा क्वेश्चन थ्योरी के अंदर देखने मिल सकता है। और आखिरी चीज डिस्क्लोजर पढ़ के आपको जाना है। डिस्क्लोजर सर किसका पढ़े? अरे किसी का नहीं, डिस्क्लोजर आखिरी में ना इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में हर एक इंडियफ का दिया हुआ है। एक बार बस हल्का सा रीड मार के जाना, ज़्यादातर उसमें कॉमन पॉइंट्स रहते हैं, वो सारे कॉमन पॉइंट्स देख कर जाना। 16 से 20 नंबर तक का वेटेज थ्योरी का रहता है, प्लीज़ इसको मिस मत करना। दूसरा, बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ के जाना है? तो गुडविल कैलकुलेशन, एनसीआई कैलकुलेशन, ये तो पढ़ के जाना ही है। सेल और परचेज ऑफ शेयर होता है, वो भी आपको पढ़ के जाना है कि सेल कर दिया इन्वेस्टमेंट हमने या परचेज कर दिया अब क्या होगा। और तीसरा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इतना आपको देख के जाना है किसमें? बिजनेस कॉम्बिनेशन में। तीसरा, सीएफएस में अब आपको क्या देख कर जाना है? जिस ऑर्डर में बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंस भी है इसकी। सबसे पहले चेन होल्डिंग का क्वेश्चन, क्रॉस होल्डिंग का क्वेश्चन, या आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कंपनी वाला, तो 3 कंपनी वाला क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं? 3 कंपनी वाला क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगेन गुडविल का कैलकुलेशन एक तो पीएसएन अप्रोच से और एक फेयर वैल्यू अप्रोच से देख कर जाना है आपको। और दूसरा, बैलेंस शीट आप कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर प्री और पोस्ट में कैसे चीज़ों को बांटा जाता है, ठीक है, क्या क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। इन्वेंट्री वाला इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट देख के जाना, ठीक है, इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट देख के जाना। उसके बाद कई बार ये होता है कि अनरियलाइज्ड गेन होता है, अनरियलाइज्ड गेन का एडजस्टमेंट देख के जाना। ये सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट आपको देख के जाने हैं जो कि बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है। फिर पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो एनडीएफ छोटे छोटे वाले तो बहुत है, पर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 12 मुझे डीटीए डीटीएल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, शायद डीटीए डीटीएल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। मुझे 16 इंपॉर्टेंट लगता है पीपी, अगर आपसे 16 बन गया ना तो 16 के जैसे ही होता है 40 और 2, तो आपको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, एक बार 16 देख के जाना, 40 और 2 का सिमिलर क्वेश्चन आपको आता है, इसकी जनरल एंट्री आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो 12 हो गया, 16 हो गया, 23 बोरोइंग कॉस्ट आपसे पूछा जा सकता है, 36 इम्पेयरमेंट आपसे पूछा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंडियफ में लेकिन क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? सुपर इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो इंडियफ 102 और दूसरा 115। इसको मैं कहूंगा बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट। सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये आपका इम्पेयरमेंट है और ये सुपर इंपॉर्टेंट है 102 और 115। अब आते हैं आगे, वैल्यूएशन का सर कहाँ से करके जाना है? वैल्यूएशन करके जाना ही है। कहाँ से करके जाना है? सिर्फ स्टडी मैट के जो क्वेश्चन है एक एक बार बना लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन आएगा। अब आखिरी चीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करके जाना। उसमें बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपको क्या करके जाना है? एसीएम मेथड। एसीएम मेथड में क्या होता है? आपको रेट दिया होगा, रेट से आपको पहले कंप्रेस करना है और फिर उसको अनकंप्रेस करना है। इसके बाद इंडिया 116 में क्या देख के जाना है? मॉडिफिकेशन। 116 के अंदर क्या होता है? लीज होता है, लीज का मॉडिफिकेशन आपको देख के जाना है। इसके बाद क्या करना है आपको? एनबीएफसी का प्रोविजन देख के जाना है कि किस में कितना प्रोविजन बनाते हैं, वो आपको देख के जाना है। और गुडविल और शेयर में से कोई एक चीज़ आपके एग्जाम में आता है, या तो गुडविल आता है या तो शेयर आता है। मैं पता नहीं किसी पे बैठ नहीं कर पा रहा हूँ अभी तो, क्योंकि दोनों ही मेरे को लग रहा है कि आ सकता है, पर गुडविल और शेयर में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो देख कर जाना, मिस मत करना उसको, ठीक है। गुडविल या शेयर वैल्यूएशन आता ही है। तो यही एक टॉपिक है, मात्र ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें मैं आपको कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी हर एक में मैंने प्रिडिक्ट किया है। हर टॉपिक के अंदर भी मैंने सब टॉपिक बता दिए। थ्योरी में भी मैंने क्या बोला है? थ्योरी में इतना टॉपिक करके जाना। कल का पेपर यानी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 13 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आपका जो पेपर है वो कब है? पेपर है आपका 14 जून को, ठीक है। अभी बज रहे हैं कुछ शाम के 6 बजे मैं ये अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग आई होप रात तक भी अगर इतना कर लेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देख लीजिए इतना पोर्शन, कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। और आपका पेपर कैसा गया नहीं गया आप मुझे बताइएगा, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। इनकेस आपको कुछ और डाउट भी रहेगा, कुछ पूछना रहेगा, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो जिस तरीके से आपका ये पेपर गया हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आई विश कि आपका पेपर अगला वाला भी CFR भी ऐसे ही जाए, अच्छा जाए। मुझे खुशी होती है, जैसे जितना भी प्रेडिक्शन करता हूँ अगर वो सारा आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है। OMFM में बड़ा अच्छा रहा, 100 नंबर का आ गया।
एसएफएम में फाइनल का पेपर है, तो फाइनल के पेपर में 56 मार्क्स का अकेले इतने टॉपिक से आ गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देखकर। आई होप अब सीएफआर में से भी जो भी मैं ये कह रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आए और आप बढ़िया नंबर लेकर आए। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इस बार इतना जो मैंने टॉपिक लिखा है, इतने टॉपिक से मिनिमम 75 मार्क्स। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया सर? नहीं भाई, ज़्यादा नहीं है, 75 मार्क्स यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।